हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए फिजिक्स का पार्ट 2 कवर करते हैं, जिसमें जहां तक हम पढ़ लिए थे उससे आगे के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इस सीरीज में हम लूसेंट सब्जेक्टिव के साइंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहले मैंने फिजिक्स को कवर करने की सोची है। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कार्य, समय, शक्ति, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्य। कार्य किसको बोलते हैं? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी भी वस्तु पर आप जब बल लगाते हैं और अगर वो वस्तु विस्थापित होती है थोड़ा बहुत भी, तो हम कार्य का होना समझते हैं। यानी कार्य का सीधा मतलब हुआ कि बल गुने विस्थापन। बल लगाने पर वस्तु का विस्थापित होना जरूरी है। अगर बल लगाने पर वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो फिजिक्स में हम उसको कार्य होना नहीं समझेंगे। आगे आपको याद रखना है कि जो कार्य होता है वो एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है और कार्य एक अदिश राशि है। तो इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं कि जो काम होता है ना, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ये आप जरूर याद रखेंगे कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। यानी बल लगाएंगे तो वस्तु विस्थापित होगी, तो उसी को हम काम कहना मानेंगे। अब यदि आप बल लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापित भी हो रही है, लेकिन बल लगाने का डायरेक्शन और वस्तु के विस्थापित होने के डायरेक्शन के बीच में अगर कोई कोण बन रहा हो, एंगल बन रहा हो, तो उस स्थिति में जो काम होगा वो एफ कॉस थीटा होगा। यानी कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। उसी को इस नोट में लिखा गया है कि यदि बल एफ हो तथा वस्तु द्वारा जो विस्थापन हो वो एस हो और इस दोनों के बीच में थीटा कोण बनेगा, तो वर्क बराबर हो जाएगा, आपको काम बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो बस काम इतना सा। काम का मतलब हुआ कि बल लगाने पर वस्तु का विस्थापित होना जरूरी है। अगर आप किसी दीवार पे बल लगा रहे हो और दीवार वहाँ से हट नहीं रहा है तो फिजिक्स में काम का होना नहीं माना जाएगा, चाहे आपका एनर्जी कितना भी खर्च क्यों ना हो गया हो। आगे लिखा हुआ है ऊर्जा। किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु की काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि है और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल ही होता है जो काम का हो रहा था। तो कार्य का ऐसा मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल है। किसी वस्तु की काम करने की जो क्षमता है उसी को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। काम करके जो आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है और ये यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार से होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल यहाँ से ही बन सकता है। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अभी हम फिलहाल गतिज ऊर्जा को पढ़ते हैं, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण काम करने की जो भी क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी गति की वजह से काम करने की जो स्पेशल क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं हम लोग? उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। बंदूक में जो गोली होती है उस गोली को निकाल कर हाथ से किसी आदमी के शरीर पे फेंका जाए जो थोड़ा दूर आपसे खड़ा हो सकता है उसको थोड़ा बहुत चोट लगेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन उसी गोली को बंदूक में डाल के ट्रिगर दबा के उसको मारा जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये होती है गति की वजह से उस गोली में काम करने की स्पेशल क्षमता आ गई। उसी गोली को जब हाथ में लेकर फेंक करके मारा गया था तो उतना गति न होने के कारण से उसकी कार्य क्षमता धीमी थी।
लेकिन जब उसमें गति आई, बंदूक में डाल के चलाया गया तो उसका गति बढ़ गया। तो वही कह रहा है कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण काम करने की जो भी क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यदि m द्रव्यमान का कोई वस्तु भी वेग से चल रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 गुने एम गुने वी स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या हाफ एम वी स्क्वायर बोल सकते हैं। चले आगे चलते हैं। गतिज ऊर्जा के बाद होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बाद क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ये रहा। गतिज ऊर्जा के बाद होता है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या विशेष स्थिति के कारण काम करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, इन सब में स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी स्थितिज ऊर्जा का मतलब हुआ स्थिति की वजह से। जैसे एक आप पत्थर ले लो थोड़ा बड़ा सा, और उसको आप अपने सिर के जस्ट ऊपर तुरंत हल्का सा ऊपर से पत्थर को छोड़ो तो आपके सिर पे थोड़ा बहुत चोट लगेगा, आपको कुछ खास नुकसान नहीं होगा। अब उसी पत्थर को क्या कीजिए, आप 2 मंजिल ऊपर लेके चले जाओ और एक आदमी को नीचे खड़े कर दो और उस ऊपर से उस वस्तु को छोड़ दो। देखो स्थिति की वजह से वो पत्थर जो आदमी के सिर पे गिरेगा, फिर आदमी का क्या हाल होगा, क्या आनंद आएगा उस आदमी को पत्थर का, उस आदमी से ही आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्थिति की वजह से किसी वस्तु में किस प्रकार की गति आती है ये आप देख ही चुके हैं। जैसे तीर धनुष में तीर को केवल हाथ से लेके फेंको और उसको जो आपने उसके धागा को तान के फेंका है तो धागा जो तनी हुई होती है ना, स्प्रिंग या कमानी, उसमें जो ऊर्जा अलग से आ जाती है जो तीर को दूर फेंक देता है, ये होता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसको अगर किसी व्यंजक में व्यक्त किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा m गुने g गुने h, mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mgh, इसको भी आप याद रखेंगे। वहाँ पे पढ़े थे आप काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, जहाँ पर m नीचे लिखा हुआ है, m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्व त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ये बात कौन कह रहा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का जो परिमाण है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसी को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी जितना ऊर्जा एक जगह लुप्त होती है ठीक उतनी ही ऊर्जा किसी अन्य रूपों में दूसरे जगह प्रकट भी होती है, और ऐसे करके ऊर्जा का बैलेंस बना रहता है। अब ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण हैं। जैसे पहला तो डायनेमो है। डायनेमो, यहाँ से सवाल भर भर के पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। डायनेमो का काम है जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का काम क्या होता है, तो मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन को आप माइक समझ लो। जैसे माइक में आप बोलते हो तो वो स्पीकर में आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन माइक से स्पीकर तक जाता कैसे है, तार के माध्यम से जाता है। तो उस तार में हेलो हेलो बोलते नहीं जाता रहता है, तार में बिल्कुल साइलेंट होकर विद्युत की तरह जाता है। यानी आपका जो आवाज़ था वो पहले क्या बन गया, विद्युत बन गया। तो माइक्रोफोन का काम क्या है कि जो ध्वनि है उसको विद्युत में वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। जबकि लाउड स्पीकर का काम क्या है, जो तार में आवाज़ें आ रही थी ध्वनि के रूप में उसको लाउड स्पीकर में आके क्या है, आवाज़ आने लगती है ना, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो माइक्रोफोन का तो काम है कि जो ध्वनि था उसको बनाना विद्युत, लेकिन लाउड स्पीकर का काम है विद्युत को क्या बना देना, ध्वनि ऊर्जा में बदल देना। सोलर सेल का काम है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। सोलर सेल का काम क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। अब अगला है ट्यूबलाइट।
ट्यूबलाइट का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। ट्यूबलाइट का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत, देखिए विद्युत मोटर नाम से पहले उसको क्या दोगे आप? विद्युत दोगे। विद्युत मोटर को चलाने के लिए पहले आप क्या दोगे? विद्युत दोगे ना, फिर वो नचेगा। तो विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। और विद्युत बल्ब, इसका भी वही हाल है। विद्युत बल्ब का मतलब पहले विद्युत दो तब तो बल्ब जलेगा। तो विद्युत बल्ब क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा। अब विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और सितार का काम क्या है? सितार का काम है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। सितार का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। सितार का काम है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। चलिए आगे देखते हैं। ये रिलेशन आप जरूर याद रखेंगे, इससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। संवेग आप लेक्चर 1 में पढ़े हुए थे। वेग गुने द्रव्यमान को ही संवेग बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा आपने अभी अभी पढ़ा है 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, जहाँ पे p होता है संवेग और संवेग होता है क्या बोले थे अभी? वेग गुने द्रव्यमान। तो द्रव्यमान होता है m और वेग होता है v। इससे मेन बात जो याद रखने लायक है वो ये कि संवेग को अगर दोगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है? यहाँ से देखिए, संवेग ऊपर में है ना p, यहाँ पे p ऊपर में है यहाँ, तो इसको दोगुना करेंगे आप तो 2 के पावर में 2 4 गुना हो जाएगा। 3 करेंगे तो 3 के पावर में 2 9 गुना हो जाएगा। 4 करेंगे तो 4 के पावर में 2 16 गुना हो जाएगा। यानी संवेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। संवेग को 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। संवेग को 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगा। आगे है, लेकिन यहीं पे ध्यान रखें, अगर संवेग को आधा कर दिया जाए, अगर संवेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/4 गुना। स्क्वायर कर लेंगे आप। अब हम शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति, काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। काम करने की जो दर है उसी को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। काम करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। से पहले आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पे आपने पढ़ा था ऊर्जा। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ रहे हैं शक्ति। काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। किस दर से आप काम कर रहे हैं? यदि किसी कर्ता द्वारा W काम को T समय में किया जाता है तो कर्ता का शक्ति होगा W/T। इकाई समय में आपने कितना काम किया वो आपकी शक्ति हो जाएगी। इकाई समय में आपने कितना काम किया, ठीक है, तो W/T हो जाता है शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जिसको वैज्ञानिक जो थे ना जेम्स वाट, उसके सम्मान में रखा गया है। तो शक्ति का मतलब काम करने की दर, और काम करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, और काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W काम को T समय में किया जाए तो कर्ता का शक्ति निकालना हो तो W/T कर देंगे। और ये जो शक्ति है इसका ऐसा मात्रक वाट होता है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। अभी अभी मैंने आपको कहा कि शक्ति का मतलब होता है कितना काम आपने कितने समय में किया। तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बट्टे समय। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बट्टे समय हो जाएगा। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। कार्य का होता है जूल, समय का होता है सेकंड। तो शक्ति का बोल सकते हैं जूल/सेकंड भी हो जाएगा। और जूल/सेकंड को ही क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक जूल/सेकंड भी हो सकता है, कार्य/समय भी हो सकता है और वाट भी हो सकता है। लेकिन ऐसा मात्रक में वाट प्रेफर करते हैं। और 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। क्लास लेक्चर 1 में पढ़े होंगे आप। तो शक्ति बराबर 10⁻7 अर्घ/सेकंड भी बोल सकते हैं।
तो शक्ति का मतलब काम करने की दर, कि 1 सेकेंड में आपने कितना काम किया, यानी W/T, कितना काम कितने समय में करते हो। शक्ति 1 वाट, एक जो किलो वाट है इसका मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलो वाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है। और 1 मेगा वाट में 10⁶ वाट होता है। 1 किलो वाट जो है, 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। और 1 मेगा वाट में जो है, 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है और 1 मेगा वाट में 10⁶ वाट होता है। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। शक्ति का एक और भी मात्रक है जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं, और अश्व शक्ति जो है वो भी जेम्स वाट के सम्मान में ही रखा गया है। एक अश्व शक्ति में, ये तो कई बार पूछा गया, अब तो हालांकि पूछता भी नहीं, इतना कॉमन हो गया ये बात। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, ये आप याद रख लेंगे। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक अश्व शक्ति में 550 FT - 1 BS होता है। या फिर एक अश्व शक्ति में 746 × 10⁻7 अर्घ/सेकंड होता है, क्योंकि 10⁻7 अर्घ/सेकंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। तो 746 वाट लिखा ना यहाँ पे, और वाट होता है 10⁻7 अर्घ/सेकंड, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है 746 × 10⁻7 अर्घ/सेकंड। आगे है 1 किलो वाट, यहाँ पे थोड़ा उल्टा बोल दिया। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, लेकिन 1 किलो वाट में कितना हॉर्स पावर होगा। देखिए 1 हॉर्स पावर में 746 वाट है, लेकिन 1 किलो वाट के अंदर जो है, 1 किलो वाट के अंदर कितना हॉर्स पावर होगा, तो 1.34 हॉर्स पावर होगा। 1 किलो वाट में 1.34 हॉर्स पावर होगा। 1 किलो वाट में 1.34 हॉर्स पावर होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से कन्वर्जन याद रखना है आपको। 1 वाट सेकंड का मतलब होता है 1 वाट × 1 सेकंड। 1 वाट सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 वाट × 1 सेकंड होता है। और इसी 1 वाट × 1 सेकंड को हम लोग 1 जूल बोलते हैं, यानी 1 वाट सेकंड का मतलब 1 जूल होता है। 1 वाट सेकंड का मतलब 1 जूल होता है। अब 1 वाट आपको घंटा निकालना है। देखिए सेकंड को इसने क्या किया है, घंटा में बदला है। सेकंड को इसने क्या किया, घंटा में, यानी नीचे में क्या किया होगा, 60 से भाग करके मिनट बनाया होगा, और 60 से भाग करके फिर घंटा बनाया होगा। तो 1 वाट घंटा में हो जाएगा 3600 जूल। समझ में आया। 1 वाट घंटा में क्या हो जाएगा, ये इसको याद रखना है आपको। 1 वाट घंटा में कितना होता है, 3600 जूल होता है। कहाँ से आया, 1 वाट सेकंड में 1 जूल होता है। 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल, तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। और 1 किलो वाट घंटा का मतलब हुआ 3600 में 1000 से गुना। 3600 में क्या किया, 1000 से और गुना कर दिए। तो यहाँ पे 3 2 5 जीरो हो गया, तो पीछे एक अंक बैठा के 6 जीरो कर दिया है। तो 1 किलो वाट घंटा में, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलो वाट घंटा का मतलब होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आगे देखिए, वाट हुआ, किलो वाट हुआ, मेगा वाट हुआ, हॉर्स पावर, ये सब क्या है, शक्ति के मात्रक है। वाट हुआ, किलो वाट हुआ, मेगा वाट हुआ, हॉर्स पावर हुआ, ये सब क्या है, शक्ति के मात्रक है। जबकि सेकंडों में काम होता है ना, तो वाट सेकंड हुआ, वाट घंटा हुआ, किलो वाट घंटा हुआ, हर घंटे कुछ ना कुछ काम करो। तो सेकंड जहाँ पे टाइमिंग होगा वो हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक। वाट सेकंड हो, वाट घंटा हो, किलो वाट घंटा, ये सब क्या है, ये सब कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो टॉपिक नंबर 3 में दोस्त इतना ही था। अब टॉपिक नंबर 4 देखते हैं, जिसको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटी पढ़ेंगे दरअसल में। तो गुरुत्वाकर्षण है ये, हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। लिखा हुआ है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, न्यूटन ने क्या कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, या ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच काम करने वाला एक आकर्षण बल होता है। किसी भी 2 पिंडों के बीच काम करने वाला एक आकर्षण बल होता है, जो इन दोनों पिंडों के वजन द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, जबकि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
न्यूटन साहब कहते हैं, या न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये कहता है कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच काम करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच का जो दूरी होता है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, मान लीजिए ऐसा, दोनों अलग अलग द्रव्यमान वाला है। एक का द्रव्यमान यहाँ पे m1 है और एक का द्रव्यमान यहाँ पे m2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए क्या है, ये कैपिटल R है। तो इस केस में ऐसा अगर सिनेरियो हो तो न्यूटन साहब कहते हैं, या न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये कहता है कि दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो बल हो जाएगा कैपिटल G इंटू m1 m2 बटे r² हो जाएगा। कैपिटल G इंटू यानी जो उसका F होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल G इंटू m1 m2 बट्टे r² हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको आप समझ लीजिए, ज़्यादा वहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो गया तो देखिए कहता है कि कैपिटल G इंटू, यहाँ देखिए कैपिटल G इंटू m1 m2 बट्टे r² है। क्या है, कैपिटल G इंटू m1 m2 बट्टे r² होता है, जहाँ पर जो कैपिटल G है वो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं, जिसका मान, ये वैल्यू आपको जरूर याद रखना है, ये जो कैपिटल G का मान है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे kg² होता है। तो कैपिटल G समझ में आ गया और गुरुत्वाकर्षण भी समझ में आ गया आपको। अब पढ़ते हैं हम लोग ग्रेविटी। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके अनुसार दो पिंडों के बीच एक बल काम करता है जिसका नाम आकर्षण बल है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो जाए तो इस आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्व कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं। अर्थात गुरुत्व या ग्रेविटी, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है,